हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो अभी तक हमने जो है कि हाइड्रोलॉजी में क्या चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। तो अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जो कि है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ डिवाइस के बारे में लिख लेते हैं। वो डिवाइस जो पेपरों में ये आते हैं, पूछते हैं इनको। ठीक है, तो जो सबसे पहले है इसको नोट करके लिख लेना। तो क्या करना, नोट करके लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना। तो ये है सबसे पहला है इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये किससे मेज़र करते हैं हम? ये मेज़र करते हैं हम, इवेपो ट्रांसपिरेशन करते हैं हम किससे? लेसी मीटर से। किससे करते हैं? लेसी मीटर से करते हैं हम। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसपिरेशन। क्या आता है? ट्रांसपिरेशन। ये किससे करते हैं हम? ये फाइटोमीटर से मेज़र करते हैं हम। ठीक है, किससे करते हैं? फाइटोमीटर से करते हैं। फिर आता है हमारे पास सी, आता है हमारे पास इवेपोरेशन किस किस से हम मेज़रमेंट करते हैं? किसके हेल्प से? पहला तो होता है एक पेन की मदद से। ठीक है, एक पेन की मदद से। ठीक है, ये दो होते हैं, एक क्लास ए पेन होता है और एक ISI पेन होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है हमारे पास? एक तो पेन हो गया, दूसरा होता है हमारे पास एटोमोमीटर। ठीक है, क्या होता है? एटोमोमीटर होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये तीन तो पेपरों में आएंगे। ये जो तीन है ये क्या आएंगे? पेपरों में आएंगे। क्या होता है? इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे मेज़र करते हैं हम? लेसी मीटर से। ठीक है, इवेपो ट्रांसपिरेशन किससे मेज़र करते हैं हम? लेसी मीटर से। ट्रांसपिरेशन हम किससे मेज़र करते हैं? हम फाइटोमीटर से। और इवेपोरेशन किससे मेज़र करते हैं हम? या तो पेन होते हैं, इसमें पेन दो टाइप के हो जाएंगे, काफ़ी टाइप के होते हैं वैसे तो, पर बेसिकली जो है वैसे कोलोराडो वाला भी होता है, ISI भी होता है, और हमारे पास एक क्लास ए पेन भी होता है। फिर एक US वाला पेन भी होता है, वो भी होता है। ठीक है, या तो पेन से मेज़र कर लेंगे या तो एटोमोमीटर से ही मेज़र कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास आगे कुछ और टर्म्स भी हैं जो काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी लिखते हैं इसी के आगे लिखना। अब जो बाकी के इम्पोर्टेंट है वो लिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं हम? ह्यूमिडिटी मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रेनफॉल डेप्थ का, मैंने बता दिया आपको, ओम्ब्रियोमीटर, प्लूवोमीटर, हाइटोमीटर जो भी होता है। फिर आता है फिर एक और क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम में आता है बहुत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये किससे मेज़र करते हैं हम? ये मेज़र करते हम साइक्रोमीटर से। ठीक है, किससे मेज़र करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं साइक्रोमीटर से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक और आता है हमारे पास, होता है हमारे पास फिर एक और आता है हमारे पास कि विंड वेलोसिटी। जो विंड की वेलोसिटी होती है वो किससे मापते हैं हम? वो मापते हैं हम एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से मापते हैं हम। ठीक है, ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं?
साइक्रोमीटर से। विंड वेलोसिटी किससे नापते हैं हम? एनीमोमीटर से नापते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रेनफॉल डेप्थ का, हमको पता हुआ है क्या? रेनफॉल की जो डेप्थ होती है किससे नापते हैं हम? सबसे पहले क्या था? प्लूवोमीटर था, प्लूवोमीटर हो गया, ओम्ब्रोमीटर हो गया, प्लूवोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, एक था हाइटोमीटर, ठीक है। एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो भी लिख लेना, आगे कॉपी में लिखा हुआ था। ये सब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हम अपने चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें क्या बोला गया? एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, ठीक है। अब आते हैं जो चैप्टर 3 है हमारे पास, क्या है? एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। अब इसमें क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था ना, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, इनफिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था, हमने। और हमने क्या पढ़ा था? रन ऑफ के बारे में पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर में क्या है? एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन में क्या है? अब हम इनको मेज़र कैसे करते हैं, उनके बारे में, इनके डिटेल में पढ़ाइए इसके बारे में, ठीक है, इस वाले चैप्टर में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लिया, इसके स्टार्ट करते हैं अब हम इस चैप्टर को। तो चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, ठीक है। अब सबसे पहले लिखना, इसमें पहले हेडिंग डालना कि एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन क्या होता है? इसमें लिखना, इन हाइड्रोलॉजी our primary concern is क्या क्या होता है? रन ऑफ होता है, इवेपोरेशन होता है, और क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, और क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है, और क्या होता है? डिप्रेशन, स्टोरेज होता है, और एंड इनफिल्ट्रेशन आर कंसिडर्ड एज लॉसेस, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे लॉसेस हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले इससे पहले पढ़ाया हुआ था, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रिसिपिटेशन में क्या लिखा हुआ है कि इन हाइड्रोलॉजी में हमारी प्राइमरी कंसर्न्स क्या है? रन ऑफ हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, इंटरसेप्शन हो रही है, डिप्रेशन, स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन आर द कंसिडर एज लॉसेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये कुछ ऐसे प्रकार का होगा, कुछ ऐसे, आगे ऐसे ऐसे, यहाँ से ओशियन होगा, लेक को हम क्या बोलते हैं? लेक हो गया या स्ट्रीम हो गया, इसको हम डिप्रेशन स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, सन होगा, ये सब बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे।
अब तक लिख दिया। जो रन ऑफ होता है, अब एक चीज़ लिखना है यहाँ पे नोट डाल के, ये लिख लिया होगा आपने। अब जो क्या होता है कि जो रन ऑफ होता है ना, वो कैसे निकलेगा हमारा, रन ऑफ कैसे निकलेगा, मेन बात ये है कि रन ऑफ निकलेगा कैसे। तो रन ऑफ कैसे निकलेगा भाई, रन ऑफ कैसे निकलेगा, रन ऑफ कैसे निकलेगा। थोड़ी आपको लग रही होगी मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है आजकल, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा था। तो क्या रन ऑफ के क्या नाम, रन ऑफ कैसे निकलेगा, रन ऑफ निकलेगा प्रिसिपिटेशन माइनस जो भी लॉसेस है, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना। क्या याद रखोगे, रन ऑफ कैसे निकलेगा हमारे पास, प्रिसिपिटेशन में से सारे लॉसेस माइनस कर देंगे। मानो प्रिसिपिटेशन का एग्जांपल लेके चलो, रेन में से बारिश हो रही है, उसमें से हमने क्या करा, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया और ट्रांसपिरेशन हो गया। उसके बाद जो पानी बचता है वो क्या होता है, रन ऑफ होता है उसके बाद, ठीक है। रन ऑफ होता है ना, यहाँ से पानी बहता हुआ डिप्रेशन स्टोरेज में जाके मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रन ऑफ। रन ऑफ कैसे निकलेगा, प्रिसिपिटेशन में से लॉसेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। लॉसेस क्या क्या होते हैं, इवेपोरेशन लॉस होती है, इनफिल्ट्रेशन और इंटरसेप्शन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और इवेपो ट्रांसपिरेशन जो भी होती है, ये सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। रेन क्या है, प्रिसिपिटेशन, ये सब। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इनफ्लो होता है, लॉसेस क्या होती है, आउटफ्लो होती है, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है आपको पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना। तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले वही डायग्राम बनाते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम कैसा था, कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ओशियन। यहाँ पे क्या था हमारे पास, सन। सन क्या है हमारा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, बताया था मैंने आपको। यहाँ से क्या हो रही है, सूरज की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट होगी। हीट से क्या होगा, ये जो पानी है लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हवा में जाने लग जाएगी, ठीक है। फिर ये एक हाई एल्टीट्यूड में पहुंच जाएगी, फिर वो ये जो गर्म हवाएं हैं ये हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच के क्या होगी, ठंडी होने लग जाएगी। और ठंडी होने के बाद क्या होगी, ठंडी होने के बाद क्या करेगी, यहाँ कंडेंसेशन होगा और फिर से बारिश होने लग जाएगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं आप, कि इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले लिखना इवेपोरेशन। अब पढ़ो इवेपोरेशन क्या होता है। सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में लिखा है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस, evaporation is a process of transfer of fluid। इवेपोरेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से, फ्लूइड फ्रॉम लिक्विड फेस टू गैसियस फेस, ठीक है। ये बताया मैंने आपको। ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड फेस में है, यहाँ से किस फेस में जा रहा है, हमारा गैसियस फेस में जा रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लिक्विड फेस टू गैसियस फेस, ठीक है, गैसियस फेस एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या है यहाँ पे, फ्री सरफेस है ना, ये ओशन है, खुला हुआ है, बिल्कुल खुला सा है, खुला होता है ना ओशन, तो उसी यही लिखा हुआ है कि एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद इसमें जो टर्म्स आएगा आगे लिखना, दूसरा पॉइंट है इसमें जो याद करने वाली बात है, नोट करके लिख लेना चाहिए।
इसमें लिखा हुआ है, सॉरी, जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट जो है, जो लेटेंट हीट होती है ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, latent heat of vaporization of water is 585 कैलोरी पर ग्राम। ये याद करने वाली चीज़ है। लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट। क्या बोलते हैं? हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट बोलते हैं। मानो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। जो इवेपोरेशन में यहाँ पे जो हीट होगी ना, जो हीट होगी, जो लेटेंट हीट लगेगी, जो हीट चाहिए हमको यहाँ पे, कितनी चाहिए वो हीट? वो हीट हमको चाहिए 585 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कैलोरी नहीं होगा, कैलोरी, हाँ कैलोरी, हाँ। तो जो लेटेंट हीट लगती है वो कितनी लगती है? 585 कैलोरी पर ग्राम। किसमें? वेपोराइजेशन में। किसमें? वाटर पे। ठीक है, और लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद जो आता है तीसरा पॉइंट है कि जो इवेपोरेशन होता है ना, जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। कौन सा, कैसा प्रोसेस है? क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। तो मैं आपको बता रहा था कि इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? कूलिंग प्रोसेस होता है। एज evaporation is the cooling process as the heat required for evaporation is provided by the water body itself। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? एज द हीट रिक्वायर्ड, जो हीट रिक्वायर्ड है फॉर इवेपोरेशन, जो हीट रिक्वायर्ड है इवेपोरेशन के लिए कितना है? 585 पर ग्राम। ठीक है, इवेपोरेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द वाटर बॉडी इटसेल्फ। वो खुद ले लेगा वो। ठीक है, क्या होगा? यहाँ से सन की रेज आएगी, यहाँ सतह गर्म होगी, सतह अपना आप ही गर्म होगी ना, कोई एक्सटर्नल चीज़ तो लग नहीं रही इसमें, अपना आप गर्म हो जाएगी सन के उससे, हीट से। यहाँ से क्या होगा? इवेपोरेशन होने लग जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन होने लग जाएगा, जो लिक्विड फेज से गैसेस फेज में चला जाएगा, या हाइड्रोस्फीयर से कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, वाटर बॉडी इटसेल्फ, यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें जो इतना लिख लिया होगा, इसमें जो याद रखना है आपको, इवेपोरेशन में जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। इतना सब कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो इवेपोरेशन में क्या होता है आपको याद रखना है कि लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चला जाता है। ठीक है, या ऐसे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा हाइड्रोस्फीयर से कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वाटर। ये पूछ लेगा। अगर इस फॉर्म में पूछ लिया कि क्वेश्चन है, पूछ लेंगे कि इस कौन से प्रोसेस से जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इवेपोरेशन आ जाता है। अब फिर पूछेंगे कि वो इवेपोरेशन हम मेज़र किससे करते हैं? एक तो पेन से करते हैं, दूसरा क्या होता है? एमीमोमीटर क्या होता है?
सॉरी एटमोमीटर सॉरी, हाँ एटमोमीटर से हम मेज़र करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, ये याद करनी है। एक उसकी जो लेटेंट हीट है, अगर पेपर टफ बनेगा तो यही पूछ सकता है लेटेंट हीट कितनी होती है, 585 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 585 कैलोरी पर ग्राम। ये चीज़ें याद करने वाली है इसमें, ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो लिखनी है हमने, ये लिख लिया होगा आपने। जो चीज़ें याद करने वाली है वो ये है, पेन से मेज़र करते हैं, एटमोमीटर से मेज़र करते हैं, लिक्विड फेज से क्या होता है, गैसियस फेज में चला जाता है, या तो हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट, ठीक है। कितना होता है, 585 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं, अब एक नोट पॉइंट डालना कि क्या होता है कि कभी कभी पूछ लेगा कि ऑल वेपर्स हैं, ठीक है, जो वेपर हैं वो गैस होंगे, सारी गैसियस। जो सारी वेपर्स होती है ना वो गैसेस होंगी, बट जो ऑल गैसेस हैं, ऑल गैसेस आर नॉट वेपर। ये याद रखना कि जो सारी वेपर होती हैं, जो सारी वेपर होंगी वो गैसियस ही होंगी, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होगी। बट जो सारी गैसेस हैं वो वेपर नहीं होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारी गैसेस वेपर ही होगी, बट जो सारी वेपर है वो सारी गैसेस होंगी, ये याद रखना। अब कैसे होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मानो ये वेपर का फॉर्म चल रहा है, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लेस हो जाएगा, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो प्रेशर है वो लेस हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, पानी के ऊपर की सतह गर्म हो जाएगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होने लग जाएगा। तो यही कह रहा है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये पूछ सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होगी, उसमें इसका नाम भी डाल देगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वेपर फिर क्या हो जाता है, वेपर कैसे करेगा, वेपर कैसे बनता है, अगर भाई हम लिक्विड से जो उसमें जाता है, गैसियस फॉर्म में जाता है, कैसे जाता है, वेपर के फॉर्म में जाता है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, ऑल जो वेपर होगा वो क्या होगा, गैस होगा। बट जो सारे गैस हैं वो वेपर नहीं होते, ठीक है, यही कहता है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग। अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है। तो सबसे पहले आप देखना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब आपको राइटिंग सही दिख रही होगी मेरे मन से। कल तक मैं छोटा लिख रहा था तो किसी ने मेरे को बोला था कि थोड़ा बड़े बड़ा लिखा करो, तो मैं आज बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ आज, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हाँ सही दिख तो सही रहा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, पहला हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसको, इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला आता है हमारे पास वेपर प्रेशर। इसके बारे में सबसे पहले लिखना कि वेपर प्रेशर एट एनी गिवन temperature vapor pressure at any given temperature is defined as the process exerted by the vapor in equilibrium with the liquid at that temperature। ठीक है, वेपर के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें क्या लिखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे उसको डिफाइन करते हैं हम। वो क्या प्रोसेस एग्जर्ट करता है बाय द वेपर, जो प्रोसेस एग्जर्ट करता है बाय द वेपर वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है किसके, विद द लिक्विड। किसके इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड के एट दैट टेम्परेचर। मान लो किसी कांस्टेंट टाइम पे जो इवेपोरेशन हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वेपर के बराबर ही तो होगा ना। जितना यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, क्या हो रहा है, यहाँ से लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है तो पानी इकट्ठा होगा ना। पहले क्या होता है कि यहाँ पे क्या करता है, जैसे पानी यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे इकट्ठा होता है पहले थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है। यहाँ पे एक फिल्म सी बनती है, ठीक है, फिल्म मतलब हल्की सी चादर जैसी बनती है, उसके ऊपर सारे पानी इकट्ठे होते हैं। तो क्या होता है कि ये वार्म एयर जो होते हैं ना, ये फिर यहाँ से ट्रैवल करते हैं ऊपर को। जब ये वार्म एयर ऊपर को ट्रैवल करते हैं तो ये नीचे की जगह कौन भरता है, कोल्ड एयर भरता है। फिर ये ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। जब ये हाई एल्टीट्यूड पे जाके ठंडी होती है तब ये क्लाउड फॉर्म करती है। उसके बाद कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, पानी आपस में चिपकने लगता है, तब बारिश होने लग जाती है। तो यही कह रहा है कि जो गिवन टेम्परेचर पे जो प्रोसेस एग्जर्ट होता है उसमें क्या होता है, जो वेपर होता है वो किसके बराबर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लिक्विड जो हम पानी ऊपर जा रहा है उसके बराबर आ जाता है उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, मे बी अगर कैसा होगा कि मानो कि अभी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर क्या है, लेस है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी तो लेस होगा ना, इवेपोरेशन भी क्या होगा, लेस होगा। बट अगर ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ये एक फैक्टर इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें लिखना, एक क्या होता है, दूसरा होता है इसी में लिखना आगे, इफ़ द एयर इज़ फुली सैचुरेटेड, if the air is fully saturated with the vapor it is known as saturation vapor pressure। क्या कहना चाहता है ये कि मानो जैसे यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से, यहाँ क्या हो गया, जो ये मान लो ये हवा है, यहाँ पे हवा है ये, ठीक है, हवा है, इसमें क्या हो गया, ये पूरा फुल हो गया, किससे, वाटर से, लिक्विड से फुल हो गया। इफ़ द एयर इज़ फुली सिचुएटेड, क्योंकि एयर क्या है, पूरा फुल्ली पानी से भर चुका है। किसके फॉर्म में जा रहा है पानी, वेपर के फॉर्म में जा रहा है, गैसेस के फॉर्म में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये। अब इसके आगे देखना,
ये चीज़ें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला ये, ठीक है। ये खाली नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप लोग कह रहे थे नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। तो अगर किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं है, अपने नोट्स पढ़ लेना। इसमें एक फॉर्म बनता है जो याद करने वाली चीज़ है, EL। ये क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे करेंगे? इवेपोरेशन मेजर किस टर्म में करेंगे? इवेपोरेशन मेजर करते हैं हम mm पर डे, mm पर डे में, ठीक है, mm पर डे में। तो कैसा होगा? EL क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। किस में करते हैं टर्म्स में? mm पर डे में, ठीक है। कितना mm इवेपोरेट हो रहा है पर डे में। कैसे कर सकते हैं हम इसको? अब क्या होता है कि ना, जैसे हम लेक है यहाँ पे, लेक, हम ऐसे तो लेक से तो हम देख के बता नहीं सकते कितना इवेपोरेट हो रहा होगा, ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं तब, इसी वजह से हम पेन का यूज़ करते हैं। अब हम पेन यूज़ कर लेंगे। अब पेन को क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म दे रहा हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा इसके बारे में। पेन को क्या होता है, हम ज़मीन पे नहीं रखते कभी भी। पेन को ज़मीन से उठा के एक लकड़ी का बॉक्स जैसा होता है उसके ऊपर रखते हैं हम, ठीक है। अभी पेन को रख दिया, इसमें पानी भर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये कितना इवेपोरेट हो रहा है वो देख के हम पता कर लेते हैं, ठीक है, कितना mm पर डे पानी इवेपोरेट हो रहा। पर क्या होता है, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म जो हम इवेपोरेशन को नापने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी कोई करेक्ट ही नहीं देता। क्योंकि कैसा होता है, जैसे ये कोई लेक है, ठीक है, कोई लेक है ये। अब इसका जो जैसे लेक है, ज़रूरी वैसा तो है ही नहीं ना, ये लेक है, लेक बड़ा सा है, उसकी तरह थोड़ी है ये क्या चीज़ जो हम पेन यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूरी थोड़ी उसके बराबर ही इसमें रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ इवोपरेशन हो, ऐसा भी जनरली नहीं है। तो इस वजह से हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको जनरल फॉर्म दिया मैंने, ठीक है। तो जो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन का होता है mm पर डे में करते हैं, इसका जो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EW माइनस EA। अब जो ये EW होता है वो क्या होता है, EW होता है हमारे पास सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया था सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है, कि मान लो ऊपर जो एयर्स हैं वो फुल हो गए हैं, किससे? वाटर से, तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन वेपर प्रेशर। इससे पहले लिखा था। और जो EA है वो क्या है, एक्चुअल वेपर प्रेशर, कि एक्चुअल में कितना वेपर प्रेशर, एक्चुअल में कितना, वो तो हो गया सैचुरेशन वेपर प्रेशर, कि हवा में जो एयर है उसमें कितना पानी भर चुका है, ठीक है। और EA क्या है, कि कितना एक्चुअल में इवेपोरेशन हो रहा है, कितना एक्चुअल में वेपर प्रेशर बन रहा है। एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर बन रहा है, कितना वेपर प्रेशर लग रहा है। अब क्या होगा, एक चीज़ और हो सकता है कि अगर जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो भी 100 हो जाए एग्जांपल के तौर पे, और ये भी 100 हो जाए, तो इवेपोरेशन फिर होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी केवल जनरल एक लिखने के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, mm पर डे। ये लिख लेना जी आप, क्या लिखना है कि जो EL होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, EW माइनस EA। EW क्या होता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, और EA क्या होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। ये लिखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके आगे लिखना, सही से नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। इसमें फिर एक पॉइंट आता है, जो चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, जो चीज़ नोट करने वाली चीज़ है उसमें लिखा जाएगा कि जो ये EL है, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, EL अगर EW माइनस EA है, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा ना, तो क्या आएगा हमारे पास, EL, इसको इस फॉर्म में भी लिख लेना, इक्वल्स टू C EW माइनस EA। C क्या होगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है।
इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अभी ये लिखने वाली चीज़ है, ये लिख लो, ये वाला लिख लिया आपने, EL अपॉन इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा EW माइनस EA, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट जो मेन है, नोट है, उसमें जो याद करने वाली चीज़ें इसमें जो याद करने वाली चीज़ें वो वही है। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, तो क्या है जो इसमें याद करने वाली चीज़ें, एक तो वो कि किससे नापते हैं, एक एटमोमीटर से मेज़र करते हैं, और किससे मेज़र करते हैं, पेन से मेज़र करते हैं, और उसका जो वो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, 585 होती है ना, 585 कैलोरी पर ग्राम, और उसको लेटेंट हीट को हम हीट भी कहते हैं। और इवेपोरेशन में क्या यही चीज़ है कि और लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाता है, यही आना वैसे आएगा सबसे ज़्यादा, तो वही आएगा कि एटमोमीटर से नापते हैं और जो आपका पेन है उससे नापते हैं। फिर पेन भी कई टाइप के हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये याद रख लेना, यही याद करना, बाकी ये कुछ भी याद नहीं करना। बाकी थोड़ा सा ये याद कर लेना, अगर EW सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए या इक्वल्स टू हो जाए किसके, एक्चुअल वेपर प्रेशर के, तब क्या होगा, इवेपोरेशन टेक प्लेस, तब इवेपोरेशन होने लग जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन टेक प्लेस। बट अगर जब अभी क्या है, जो सैचुरेशन वाला मान के चलो, जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है, जो सैचुरेशन प्रेशर है, अगर वो एक्चुअल वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है। बट अगर सैचुरेशन प्रेशर कम हो जाए एक्चुअल प्रेशर से, तब क्या होगा, तब क्या फॉर्म करेंगे भाई, तब क्या हो सकता है बताओ, तब होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, पानी के वो जो इवेपोरेट होके जो ऊपर ठंडी हवा बनी होती है वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, तो वो जुड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा हैवी होने लग जाएंगे, हैवी होगा तो क्या होगा, बादल से निकल के नीचे ज़मीन की लैंड की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है, यही है इसका मतलब। अगर फिर EW सैचुरेशन वेपर प्रेशर अगर एक्चुअल वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाए, अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम हो जाए तब क्या होगा, कंडेंसेशन टेक प्लेस, ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ याद करने वाली है कि जब सैचुरेशन वेपर प्रेशर एक्चुअल वेपर प्रेशर से ज़्यादा या बराबर हो जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन होने लग जाएगा, ठीक है। बट अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर कम हो जाए एक्चुअल वेपर प्रेशर से, क्या होगा, कंडेंसेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा वेपर प्रेशर वाला ख़त्म हो गया फैक्टर अफेक्टिंग में। अब दूसरा क्या फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है, दूसरा हो गया हमारा टेम्परेचर जी। टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन कम होगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं आगे का। दूसरा है, थोड़ा आप लोग शेयर वेयर कर देना यार चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, जितने अच्छे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में यार, ठीक है। बाकी आप लोग कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट तो हो ही रहा है। बाकी सेकंड है क्या है, टेम्परेचर के वजह से, अब टेम्परेचर के वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है भाई, यही चीज़ें पूछी जाएगी कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर कुछ भी दे देगा, एटॉमिक क्या बोलते थे, एटमॉस्फेयर प्रेशर दे दिया, कुछ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वहाँ पे कहीं पे एक इवेपोरेशन भी दे रखा होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा हमारा, ये भी घटेगा, ठीक है।
टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये इतना लिख लिया आपने, ये लिख लेना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर आगे आता है हमारे पास एटॉमिक बोलो मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं आजकल अपने थोड़ा पीसीएस के अपने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से वजह से मैं वहाँ पे साइंस पढ़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा बार बार वही आ रहा है मेरे पास, एटॉमिक आ रहा है। तो दूसरा क्या है हमारे पास, तीसरा नंबर का क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है। क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने आपको, इवेपोरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इवेपोरेशन के क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा। इन्वर्सली का मतलब यही है ना। और अगर इवेपोरेशन कम है वहाँ पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी वहाँ पे कम होगा, तभी तो इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। ये याद रखने वाली चीज़ है भाई कि इवेपोरेशन क्या है, हमारी एटमॉस्फेरिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर डायरेक्टली है, एटमॉस्फेरिक क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बाकी आता है एक विंड भी एक फैक्टर अफेक्टिंग। विंड में क्या होता है, विंड में क्या होगा, ये भी इवेपोरेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी चीज़ होना है, बट एक कांस्टेंट टाइम तक। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक कांस्टेंट टाइम तक क्या इवेपोरेशन क्या होता है, विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, होता है ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड की। अब इसके आगे ये भी लिखना, बट अप टू अ सर्टन स्पीड, या कुछ समय तक की बात होती है। अब कैसा होता है, मानो ये ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक ग्राफ बना कुछ इस फॉर्म में। ये क्या है हमारे पास, विंड की वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी है यहाँ पे। ये यहाँ पे से क्या कांस्टेंट होने लग गया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवेपोरेशन रेट है। हाँ, यहाँ पे इवेपोरेशन रेट है हमारे पास। ठीक है, इवेपोरेशन रेट है और यहाँ पे विंड वेलोसिटी है। अब कैसे होगा, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा। अब कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। मानो ये ओशियन है। ठीक है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड्स बने ऊपर जाके। अब क्या होगा, क्लाउड्स कैसे हिलते हैं, विंड की वजह से हिलते हैं। अब मानो कि विंड आए, यहाँ से इवेपोरेशन होकर क्लाउड बने हुए, विंड आए, इस क्लाउड को ले गए कहीं और जगह। ठीक है, फिर तो थोड़ी देर बाद फिर इवेपोरेशन हुआ, फिर क्लाउड बने, फिर विंड आई जी, फिर ले गई। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके ऊपर कोई क्लाउड ही फॉर्म नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा, फिर यहाँ पे कोई क्लाउड ही नहीं होगा, तो विंड क्या होगी, विंड जी सीधा चले जाएगी। तब कोई इफेक्ट कर पा रहा है इस पर, इवेपोरेशन पे नहीं कर पा रहा ना इफेक्ट, क्योंकि अब क्लाउड है ही नहीं उसके ऊपर, क्लाउड तो सारे ले गए इधर। तो यही चीज़ है कि एक टाइम तक तो वो ले जाएगा, ठीक है, इफेक्ट करेगा, बट एक टाइम सर्टेन टाइम के बाद वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, सीधा ही कांस्टेंट। तो उसकी कोई भी उस टाइम उसकी कोई सी भी स्पीड हो, अगर मानो यहाँ पे क्लाउड है और यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही, तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ना। पता है ना क्लाउड किसकी वजह से ट्रैवल करते हैं, विंड की वजह से होता है। और कौन सा फोर्स लगता है, वो कॉरिलियस फोर्स लगता है वो,
ठीक है। उसके वजह से यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ पहुँच गए। अब एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे कोई क्लाउडी फॉर्म नहीं हो रहा, कोई क्लाउडी नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम है, कोई क्लाउडी नहीं है वहाँ पे। तो क्या ये इफ़ेक्ट कर पाएगा? कुछ इफ़ेक्ट कर पाएगा? कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। चाहे कितनी भी स्पीड हो उसकी, चाहे वो बहुत तेज़ आ रही हो या बहुत कम हो, कोई भी इफ़ेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है, इवेपोरेशन रेट और विंड वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें कहा गया है कुछ टाइम तक तो वो इफ़ेक्ट करेगा। अब एक टाइम क्या तो सीधा चलने लग जाएगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो यही कहा गया इसमें। फिर उसके बाद क्या, इसमें जो पढ़ने वाली बातें हैं और इसमें है, ठीक है। फिर आता है एक लास्ट पॉइंट है इसमें, और एक सेकंड लास्ट पॉइंट है सॉल्यूबल सॉल्ट्स। सॉल्यूबल सॉल्ट्स ये क्या होता है? सॉल्यूबल सॉल्ट्स, नमक का जो खारा पानी होता है ना, सॉल्यूबल सॉल्ट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल सॉल्ट्स बोलते हैं इसको। तो फिर क्या होगा कि इवेपोरेशन जो होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सॉल्यूबल सॉल्ट्स के, ठीक है। कहाँ होता है खारा पानी? लेक में होता है कि ओशन में होता है? ओशन में होता है जी। तो इवेपोरेशन क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूबल सॉल्ट के, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट लिखना है वो याद रखना कि इन जनरल द इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है इन जनरल, जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ करता है 1%। अब बात याद रखना यहाँ से कि जो जनरली जो इवेपोरेशन होता है डिक्रीज़ करता है 1%। अगर हम इंक्रीज़ कर दें, अगर हम रुको, जो इन जनरल में जो इवेपोरेशन होता है वो डिक्रीज़ करता है 1%। अगर फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सैलिनिटी। इसका मतलब कि अगर 1% सैलिनिटी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? ओशन में बढ़ रही है, कहीं पे भी बढ़ रही है, किसी भी चीज़ में लगा लो। मानो आपने पानी लिया, उसमें 1% आपने नमक डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दी, सैलिनिटी नमक ही डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? उससे डिक्रीज़ हो जाएगा इवेपोरेशन, कितना? 1% डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें। और उसी के बाद लिखना, इसके जस्ट आगे लिखना कि एज द सी वाटर इज़ मोर सलाइन। जो सी वाटर होता है क्या? बहुत खारा पानी होता है ना, सलाइन। सो दे हैव 2 to 3% लेस इवेपोरेशन। अब क्या कहना चाहता है ये लेस इवेपोरेशन? अब क्या कहना चाहता है जी? अब ये कहना चाहता है कि मानो, देखो आपने, देखो अगर मानो कि मैं यहाँ पे एक कुछ भी ले लिया, डब्बा ले लिया, एक पैन ले लिया मैंने, एक उसमें पानी भरा हुआ है, मैंने यहाँ नमक डाल दिया जी 1%। तो क्या होगा कि वहाँ पे 1% की कमी हो जाएगी, किसमें? इवेपोरेशन में हो जाएगी, है ना, इवेपोरेशन में हो जाएगी। अब यहाँ क्या कहेगा कि सी वाटर क्या होता है? मोर सलाइन होता है। अगर उसकी सैलिनिटी फिर और थोड़ी बढ़ जाए तब क्या हो जाएगा भाई? तब क्या होगा? 2 से 3% लेस इवेपोरेशन हो जाएगा अगर उसकी सैलिनिटी और बढ़ती है। तो ये याद रखना है, ये याद रखना, चाहो तो रख लेना, वैसे नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये याद रख लेना, क्या पता ये आ जाए कि अगर उसमें लिखा आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एट द सी वाटर इज़ मोर सलाइन सो दे हैव %, ऑफ लेस इवेपोरेशन। कितना? 2 से 3%, 2 to 3%। ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा क्या याद रखने वाली चीज़ है कि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्युबल सॉल्ट के। इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। डायरेक्टली किसके होता है? टेम्परेचर के, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद आता है जी हमारे पास
अब आपको ये तो पता होगा ना, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका उस वहाँ से ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। ये तो बताने वाली चीज़ नहीं, ये तो सबको पता होता है। सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मानो ये एक बड़ा पत्थर है, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का एक झुंड बना हुआ है ग्राउंड पे। किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, इसकी होगी कि इसकी होगी? सरफेस को ज़्यादा कौन छुएगा, ये छुएगा ना। वैसी बात है, उसी सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सरफेस एरिया किसकी ज़्यादा होगी, ओशन की तो ज़्यादा होगी ना, ओशन की ज़्यादा होगी तो वहीं से ज़्यादा होगा यार एवेपोरेशन। मेन सोर्स क्या है एवेपोरेशन का, वही वाटर है, ओशन वाटर है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक क्या आता है, वाटर बॉडीज। फिर हमारे पास क्या आता है, वाटर बॉडी साइज। एक्चुअली क्या 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर नहीं बना पा रहा था। तो कोर्स पूरा होगा आपका, यूपीपीएससी जेई का पूरा कोर्स होगा, और कल वो भी आ गई यूके SSC में भी वो जेई की पोस्टें आ गई, उसका भी होगा। NHPC के लिए पढ़ना चाहते हो इसमें से पढ़ लेना, कोई बात नहीं है, उसका भी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है। अभी ड्राफ्टमैन का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 22 के बाद होगा, उसमें भी आ सकता है कुछ थोड़ा बहुत। उसमें क्या पढ़ाना है एक्स्ट्रा, ड्राफ्टमैन में क्या पढ़ाना है, एक ऑटोकैड पढ़ाना है, एक ब्रिज पढ़ानी है, और एक क्या पढ़ानी है, हमारी ड्राइंग पढ़ानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन होंगे इसके मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ही होंगे। ड्राइंग के भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 क्वेश्चन ही होंगे वहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 5 से 7 क्वेश्चन भी मान लो। 5 और 1 2 7 और 7 14, मान के चलो 14 क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। बाकी 100 में से कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 86 क्वेश्चन हो गए ना। 86 क्वेश्चन तो हमारे सिविल में से आएंगे, तो 86 के पीछे जाओ ना। ये तो लास्ट टाइम पे भी कर लेंगे। ऑटोकैड में क्या, ऑटोकैड में हमको ऑर्थो क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, जो चीज़ें हैं वही तो पता करनी है, कौन सा हमको वहाँ पे ऑटोकैड बनाना है यार, है ना। वो तो बाद में सीख लेंगे नौकरी लग के। ब्रिज के बारे में पढ़ना, ब्रिज के बारे में क्या पढ़ना, एबेटमेंट के बारे में पढ़ना होगा, पियर्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो और क्या पढ़ने का उसमें, कोई और थोड़ी आ जाएगी एक्स्ट्रा चीज़। वैसे ब्रिज जो भी है वो, वैसे तो ब्रिज बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बीटेक में पढ़ाई जाती है, बट ब्रिज में क्या कर लेंगे हम लोग, शॉर्ट नोट से पढ़ लेंगे। मेरे पास पढ़े हैं अपने, जो मेरे अपने ESC के नोट्स हैं उसमें से ब्रिज के करवा दूंगा मैं आपको इम्पोर्टेंट। ड्राइंग का थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, ड्राइंग भी आती है बहुत थोड़ी बहुत हमें। ऑटोकैड अच्छी से आती है, ऑटोकैड अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो ड्राफ्टमैन के लिए कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में लोगे, किसी का कोर्स लोगे फिर वहाँ मत्था रहेगा दिन भर कि सर सिलेबस पूरा करा दो, कोई नहीं कराने वाला सिलेबस पूरा तुम्हारी। इसलिए ऐसी जगह आओ ना यार। तो वाटर बॉडी साइज में बता रहा था मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, विंटर सीजन में देखेंगे। विंटर सीज़न की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठंडियों के मौसम की बात कर रहे हैं। ठंडियों के मौसम में हमने माना ये एक शैलो चीज़ है। शैलो पता है ना, कम गहरा, शैलो वाटर बॉडी। कोई शैलो वाटर बॉडी है, मान के चलो आप नेचुरल इमेजिन करना सीखो। मानो कि ये शैलो वाटर बॉडी है और ये कोई डीप वाटर बॉडी है। ठीक है, कोई डीप वाटर बॉडी है। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करना यार प्लीज़ यार भाई, सब्सक्राइब करते रहना। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में। बाकी सब कुछ अच्छा रहा तो फिर अच्छी जगह से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और भी टीचर जुड़ेंगे। अभी तो मैं इतना हूँ नहीं कि किसी को सैलरी दे पाऊँ, तो हो सके अगर आपकी सहयोग सही रहा तो फिर ऐसा भी हो जाएगा कि भाई और टीचरों को ले लेंगे जो और चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, उनको भी ले लेंगे। तो फिर क्या, शैलो वाटर बॉडीज़ हो गया, डीप वाटर बॉडीज़ हो गया। पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पेड कोर्स के पीछे मत भागना भाई। या तो जाना तो ऑफलाइन कोचिंग में जाना, पर ऑनलाइन कोचिंग मत करना, पेड के पीछे मत भागना। या तो ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन होगा ऑफलाइन सबसे बढ़िया, ऑफलाइन चले जाना। तो फिर मैं क्या बता रहा था, विंटर सीजन की बात है, शैलो वाटर बॉडी है और डीप वाटर बॉडी है। मानो ये क्या है, सूरज है यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है, सन है, यहाँ पे सन है। अब क्या होगा, सन का टाइम है,
सन के टाइम पे मानो अब ये क्या होगा, अब मान लो कि बहुत गहरा पानी है, ठीक है। अब आप देखना कभी क्या करोगे, अब रॉड डालोगे, रॉड डालते ना पानी गर्म करने के लिए, मानो कुछ क्या करो, यहाँ डाल दिया आपने रॉड, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ऊपर का पानी तो आपको गरम गरम लगेगा, थोड़ा जल्दी बंद कर दिया तो ऊपर का पानी तो आपको गरम गरम लगेगा, पर नीचे का पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। होता है ना, नीचे का पानी ठंडा होता है, कई बार होता है ऐसा, हमको ऊपर वाला पानी ठंडा लगता है, नीचे वाला गर्म लगता है, यानी ऊपर वाला गर्म लगता है, नीचे वाला ठंडा लगता है, हो जाता है कई बार ऐसे। तो मैं इसमें बता रहा था आपको, वो याद मत रखना ज़्यादा। अब बात करना ठंडियों का समय है। ठंडियों का समय, कभी आपने ठंडियों के समय में ज़मीन के नीचे का पानी देखा है? क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, मैं भूल गया क्या बोलते हैं। ज़मीन के नीचे का पानी देखना, वो गर्म रहता है, हमेशा रहता है ना, गर्म लगता है हमको, गर्म फील होता है हमको, ठंडा नहीं लगता कभी। पर गर्मियों में वही पानी हमको ठंडा लगता है। सबमर्ज का पानी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं उसको, सबमर्ज ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसका पानी जो भी होता है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, ठंडियों के टाइम पे नीचे का पानी क्या होगा, हॉटर होगा। ये कोई बहुत बड़ी डीप, मतलब बहुत गहरी, मतलब मानो कोई लेक है, उसकी बहुत ऐसे अंदर तक गहरा जा रखा हो, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये लेक है, बहुत गहरा जा रखा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसके नीचे का पानी जो क्या होगा, हॉटर होगा, ऊपर का पानी क्या होगा, कोल्ड होगा। होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब ये देखना, अब माना ये क्या है, शैलो डेप्थ है। शैलो डेप्थ मतलब मानो कोई है डिप्रेशन इतना सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पूरा पानी क्या होगा, कोल्ड होगा, ये पूरा पानी कोल्ड होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, यहाँ इवेपोरेशन क्या होगा, यहाँ इवेपोरेशन लेस हो जाएगा। यहाँ पे कोल्ड की वजह से इवेपोरेशन लेस हो जाएगा। बट इस जगह पे डीप वाटर में इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ऊपर से भी हीट मिलेगी, नीचे से भी हीट हो रही है, नीचे से ही पानी गर्म है, तो क्या होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। पर यहाँ क्या है, पूरा पानी ही ठंडा हो गया। अगर मान के चलो आप एक छोटा बोतल लेते हो 10 रुपये वाला पानी का, और एक 100 रुपये वाला, ये कोई से भी ले लो बड़ा, मतलब ये 1 लीटर वाला पानी है, ये 2 लीटर वाला पानी है, कौन जल्दी गर्म होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। धूप में रख के देख लेना, ठीक है। ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे इवेपोरेशन कम हो जाएगा, सैलो वाटर में इवेपोरेशन कम होगा, और डीप वाटर में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। कब, विंटर के टाइम पे। अब आते हैं हम समर के टाइम की बात करते हैं, ठीक है। समर की टाइम का अगर थोड़ी आवाज़ ख़राब आ रही होगी तो यार उसके लिए सॉरी, एक तो गले में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार आज के लिए। तो दूसरा क्या है, समर के टाइम की बात करते हैं। समर के टाइम की बात करें हम, गर्मियों के सीज़न की बात करें, फिर वही दो, एक शैलो वाटर और एक डीप वाटर, एक शैलो वाटर, एक डीप वाटर, एक शैलो वाटर और एक डीप वाटर। अब इसमें क्या होगा, ये सूरज है, ये सन है, और ये डीप वाटर है, ये शैलो वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गर्मियों का मौसम है भाई, क्या होगा, गर्मियों का मौसम होता है। अब जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है वो कैसा लगता है गर्मियों में, ठंडा लगता है ना, ठंडा ठंडा लगता है हमको, कूल कूल। तो ये क्या होगा, ये तो कोल्ड होगा। बट जब ऐसे मानो आप, अब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो ये ऊपर वाला पानी क्या होगा, वो तो गर्म होगा ना, वो गर्म होगा, कोल्ड होगा। ये पानी क्या होगा, सॉरी ये हॉट होगा। ऊपर वाला पानी क्या होगा, ऊपर वाला पानी क्या होगा, वार्म होगा, हॉट होगा, मतलब ठीक है। ऊपर वाला पानी तो हॉट होगा, पर नीचे ज़मीन जो और डीप से आ रहा है वो क्या होगा, कोल्ड होगा। ये वाला पूरा क्या होगा, ये हॉट होगा, क्योंकि ये शैलो डेप्थ पे है, ठीक है, कम डेप्थ पे है। तब इसमें क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, बट यहाँ से इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। यहाँ से इवेपोरेशन क्या होगा, यहाँ से इवेपोरेशन कम होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से इवेपोरेशन क्या होगा, यहाँ से इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है, ठीक है, बाकी इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को मैं आपको जो समझाया मैंने, उसको मैं एक फॉर्म में लिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये तो लिख लिया होगा आपने,
अब आपने देख लिया होगा समर में क्या होगा, समर में सैलो से ज़्यादा, कम डेप्थ वाले से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पर विंटर में क्या होगा, जो डीप वाला होता है उससे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, अब नोट लिखना, पहला पॉइंट है कि इन समर सीज़न क्या होगा जी, समर सीज़न में क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सैलो के, सैलो डेप्थ, सैलो वाटर बॉडीज़ के, सैलो वाटर मतलब कम गहरी वाली, ठीक है, सैलो वाटर बॉडीज़ के। अब दूसरा क्या है हमारे पास, इन विंटर सीज़न में मैंने बताया था आपको किसके, जो डीप होता है उसमें ज़्यादा होता है, क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है, ये पॉइंट हो गया अब हमारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समर सीज़न आ गया, विंटर सीज़न हो गया, ये हो गया, आपने लिख लिया होगा। अब इसमें जो लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग है वो कौन सी है भाई, जो लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग है कौन से नंबर की, जो भी नंबर होगा देख लेना आप, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बताया था जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना इवेपोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। हाइड्रोलॉजी धीरे धीरे समझो, हाइड्रोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे धीरे धीरे, एफएम को पढ़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, इरिगेशन को पढ़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे क्योंकि इनका वेटेज है सबसे ज़्यादा, बाकी को पढ़ेंगे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे से, और इनको पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से और भी, ठीक है, इनका वेटेज ठीक ज़्यादा ही है। वैसे भी इसका 30 से 34 क्वेश्चन का, मे भी इस बार कुछ 35 से 40 के बीच में हो जाए, और हो सकता है इरिगेशन थोड़ा कम हो जाए और हाइड्रोलिक्स का ज़्यादा हो जाए, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि एफएम का वेटेज बढ़ेगा इस बार, क्योंकि एफएम आजकल एक तो एई में भी ज़्यादा आने लगे हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी ये हमने दिया था यूपीपीएससी का दिया था एई में, वहाँ बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे गए, जिसके नए नए क्वेश्चन थे वहाँ। ठीक है, बाकी हम जेई में जो पेपर देते हैं उसमें तो होता ही होता है थोड़ा बहुत, वहाँ तो बहुत ईजी पूछते हैं ना, वहाँ जेई में क्या बोला, एसआई यूनिट्स पूछ लिए, फार्मूला पूछ लिए, न्यूमेरिकल नहीं आते इसके ज़्यादा, न्यूमेरिकल आएंगे नहीं इसके, न्यूमेरिकल बहुत कम वाले आएंगे इसके। ठीक है, एई में क्या आते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ जाता है, यहाँ इसके न्यूमेरिकल आने लग जाते हैं, और मेन क्या चीज़ आता है यहाँ पे एसआई यूनिट्स आती हैं, डायमेंशंस आते हैं, और भी बहुत कुछ आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एई में क्या होता है, एई और जे में यही है कि यहाँ सीधा सीधा दे देंगे हमको, पर यहाँ थोड़ा सा जो लैंग्वेज होता है उसमें घुमा देते हैं, तो नए क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, एई में, तो जेई कहाँ जाएगा नए क्वेश्चन लेने, एई के पास, है ना, जेई हर काम करने के लिए एई के पास ही तो जाता है। उसी तरह से जो जेई है वो नए क्वेश्चन लेने कहाँ जाएगा, एई के पास जाएगा, या तो एई या तो ईएससी का, कहाँ से लेके 1995 से लेके 2010 तक के क्वेश्चन कर लेना, उनमें से कुछ ना कुछ फंसेगा। ईएससी का हो गया, गेट करना चाहो, टाइम तो बहुत है, करना चाहो तो कर लेना थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, नहीं तो चलेगा भी, गेट का भी चलेगा, पर एई के और ईएससी के क्वेश्चन लगाने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बता रहा था, सरफेस एरिया क्या होता है, इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी जो भी है थोड़ा बहुत ही बचा हुआ, नहीं ये बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है अभी। बाकी क्या, सैलिनिटी बता दी मैंने आपको, जितना ज़्यादा सैलिनिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बता दिया, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ, कौन कौन से मेथड होते हैं हम इवेपोरेशन को कैलकुलेट करने के। बाकी फ्रेंड यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना या थोड़ा सपोर्ट करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना यार, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पे डाउट हो तो मेरे को कमेंट में लिख देना, या तो हमारा टेलीग्राम लिंक है क्लासरूम नॉलेज, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फ्रेंड।